गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांट्स। यानी कि यहाँ पे अगर आप क्वांट सेक्शन को तैयार कर रहे हैं तो आपको कुछ अपन ऐसी बातें करेंगे जिनसे आपको मदद मिलेगी कि आप अपनी तैयारी को और भी बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो रिसोर्सेज की बात करेंगे। यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पे कुछ नोट्स मैं आपको बताऊंगा कि क्वांट के नोट्स बनाने में मैंने देखा है कि मेरे साथ वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे जो मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि नोट्स बनाने में काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर तीसरी मैं बात करूँ तो अपने यहाँ पे प्रैक्टिस के बारे में भी बात करेंगे और यहाँ पे अपन कुछ टिप्स भी देखेंगे। तो इस वीडियो में अपन ये सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि ऑल इट टेक्स इज जस्ट ए लिटिल चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड यू बिगिन टू सी ए होल न्यू वर्ल्ड। यानी कि अगर आप अपने पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चेंज लाते हो, एक छोटा सा पर्सपेक्टिव का चेंज यहाँ पे आपको पूरी एक नई दुनिया दिखा सकता है। यानी कि आप दुनिया को एक नए तरीके से देखना शुरू कर सकते हो। तो आज के मेरे वीडियो का मोटिव भी यही है। अगर आप अभी तक तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपने एक दो एग्जाम भी दे लिए हैं बैंकिंग या किसी और सेक्टर के भी, और आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी उस लेवल पे इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो यहाँ पे शायद कुछ अपन जो बात करेंगे वो आपको कुछ मदद करें और आपके कुछ ना कुछ मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बॉब रॉस का एक कोटेशन है, बहुत ही फेमस अमेरिकन पेंटर हुए हैं। तो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव का छोटा सा चेंज आपको पूरी नई दुनिया से रूबरू करवा सकता है। तो यहाँ पे अब जैसे कि आते हैं अपने वीडियो पे, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपने रिसोर्सेज की, यहाँ पे देखिए एक तो ये है कि मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे, माई रिसोर्सेज। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करो, या फिर अपन बात करेंगे उस बारे में ज़रूर, बट आप उनको कॉपी मत करना। क्योंकि मैंने जो रिसोर्सेज फॉलो किए, मुझे जिन टीचर से पढ़ना पसंद आया मैं उनसे पढ़ा था। और सारे टीचर यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको हर प्रकार का कंटेंट मिल जाएगा, तो आपको जो पसंद आया आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट अपन बात करेंगे उस बारे में भी कि आप किस तरीके से अपने मतलब देखें कि आपको कहाँ से पढ़ना है या कहाँ से नहीं। तो यहाँ पे अपन जो दो प्रकार के रिसोर्सेज की बात करेंगे, एक तो जैसे कि मान लो पेड रिसोर्सेज और एक फ्री रिसोर्सेज। अब जैसे देखिए पेड रिसोर्सेज, अपन यहाँ पे दो प्रकार के कैंडिडेट मिल जाएंगे। यहाँ पे दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। पहले वो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर एकदम ही बिगिनर लेवल पे हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि एक दो एग्जाम दे दिया है बैंकिंग का, या मेनली अगर बात करूँ तो बैंकिंग का एक दो एग्जाम जिन्होंने दिया है और कहीं से कोचिंग वगैरह की है या कहीं से भी करके अपने बेसिक थोड़े से देख लिए हैं, और एक एकदम ही बिगिनर है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक दो एग्जाम दे लिए से मेरा मतलब है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, उनको ये पता हो कि रेशियो क्या होता है, या परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, या अगर मैं बात करूँ तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होता है, इतना अगर पता है। जैसे कि मान लो इस प्रकार से हर टॉपिक का बेसिक बेसिक नॉलेज है, उनकी शायद स्पीड ना आ रही हो, उनका स्पीड में इश्यू हो, यहाँ पे स्पीड का इश्यू हो, या फिर एक्यूरेसी का इश्यू हो, या फिर जैसे टेबल्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स ये सब याद ना रहती हो, तो उन सब के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। और दूसरे वो जो एकदम बिगिनर लेवल पे हैं। तो देखिए मैंने कोई भी जो है वो पेड क्लासेस नहीं ली थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना लें। और बैंकिंग की जब मैंने तैयारी शुरू की तो वो मेरा क्वांट से पहली बार ये नहीं था कि मैं पहली बार ये सब टॉपिक पढ़ रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी स्कूल कॉलेज टाइम में लगातार या तो किसी एग्जाम के लिए या फिर ऐसे इन टॉपिक के बेसिक मेरे क्लियर थे। इसलिए मुझे काफ़ी मदद मिली कि मैंने बिना किसी पेड रिसोर्सेज के या बिना किसी कोचिंग के इन टॉपिक्स को कवर किया। अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हैं तो यस यू कैन चूज एनी टीचर यू लाइक। तो अब यहाँ पे जैसे देखिए मान लो कि आपको किसी भी टीचर से पढ़ना पसंद है, तो आप उनसे या तो पेड कोर्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप फ्री में करें तो जैसे कि आप, मैं ये कहूँगा कि जो एकदम बिगिनर लेवल पे हैं वो एक बार सारे जो टॉपिक्स हैं उनका बेसिक कवर कर लें। जैसे कि यूट्यूब वगैरह से कर सकते हैं। अगर आपको मान लो परसेंटेज पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें परसेंटेज फॉर बैंकिंग एग्जाम, तो उसमें आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, कुछ जो बेसिक उनके फॉर्मूला वगैरह है या फिर उनका जो कॉन्सेप्ट है। देखिए आप अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, मान लो कि दो टीचर है एक्स वाई और जेड, तीन टीचर हैं। अब हो सकता है परसेंटेज पढ़ाने का तरीका या किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन हल करने का तरीका एक्स का अलग हो, वाई का अलग हो, जेड का अलग हो, लेकिन एक चीज़ जो आप कितने भी टीचर से पढ़ लेना, 100 200 किसी भी टीचर से,
वो चीज़ जो कॉमन मिलेगी वो है लॉजिक। अब जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि 100 का 25% 25 होता है, 100 का 25% 25 होता है, तो इस चीज़ को कोई भी टीचर नहीं बदलेगा। या फिर अगर मैं बात करूँ कि जैसे अगर किसी काम को करने में कितने भी मान लो एक्स दिन लगते हैं, अब अगर ए की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी मान लो कि वाई एफिशिएंसी से उसको एक्स दिन लगते हैं, तो यहाँ पे अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको जितने दिन लग रहे हैं काम को करने में वो टाइम घट जाएगा। यानी कि ये जो है इसका बेसिक है कि अगर किसी काम को ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी से या ज़्यादा एफिशिएंसी से करेगा तो टाइम जो है वो कम लगेगा। तो इस चीज़ को कोई भी टीचर नहीं बदल सकता। तो मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं बेसिक से मेरा क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं से भी बेसिक क्लियर कर लेने हैं। अब उसके बाद मान लो कि अगर आपके बेसिक इतने क्लियर हो गए कि आपको ये सब पता चल गया, उसके बाद अपन बात करेंगे सबके बारे में जिन्होंने एक दो एग्जाम दे लिए हैं या फिर बेसिक कवर कर लिए हैं, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो अब देखिए रिसोर्सेज, अगर आपके थोड़े से बेसिक क्लियर हैं तो जो रिसोर्सेज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे और मुझे लगता है कि वो ठीक थे। यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस और बेसिक या कॉन्सेप्ट वगैरह, तो एक तो मैंने आशीष अरोड़ा सर की पीडीएफ आती थी टेलीग्राम पे। क्लासेस मैंने स्टार्टिंग में नहीं की थी क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कवर करना था मुझको। तो मैं क्या करता था, उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेता था और उनकी पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन आते थे सबको सॉल्व करता था। अब जैसे उनकी पीडीएफ में क्या है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर उनके एक्सप्लेनेशन और आंसर भी दे रखे होते थे, टेलीग्राम पे आते थे उनके ग्रुप पे। तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन देख लेता था और उनको अपनी अप्रोच से सॉल्व करता था। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे डाउट होता था तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह को यूज में लेता था मैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया एक रिसोर्स। उसके अलावा अगर मैं फ्री रिसोर्सेज की बात करूँ तो स्मार्ट कीड़ा वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, वो मैंने काफ़ी सारे लगाए थे। और अगर मैं बात करूँ पेड रिसोर्स की, तो एक पेड रिसोर्सेज मैंने फॉलो किया था, वो था गाइडली का पीडीएफ बंडल। यहाँ पे गाइडली का पीडीएफ बंडल जरूर मैंने हल किया था। तो और उसके अलावा मॉक्स, तो ये सब मैंने फॉलो किए थे। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो एक रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो गया आशीष सर की पीडीएफ। मैंने दो तीन उनकी प्री और मेंस के लिए पीडीएफ जो आई थी वो सारी हल की थी। दूसरा रिसोर्स अगर मैं बात करूं तो ये था गाइडली का पीडीएफ बंडल। तीसरा रिसोर्स अगर मैं बात करूं तो ये था मॉक टेस्ट। देखिए मैंने प्रिपरेशन जो है बैंक की वो सिर्फ 5-6 महीने की थी, लेकिन इन 5-6 महीनों में अगर आप पूछोगे कि मॉक टेस्ट का कितना रोल रहा, तो मैंने इन 5-6 महीनों में कम से कम प्री की अगर मैं बात करूं तो 120 से लगभग 130 इतने मॉक टेस्ट लगाए थे। यानी कि काफ़ी सारे मॉक लगाए थे मैंने। मेरी जो प्रैक्टिस होती थी वो मॉक से ही होती थी। मैं प्रैक्टिस के लिए भी मॉक टेस्ट को यूज़ करता था, फिर उनको देख लेता था कि कौन सा सवाल गलत हुआ है, फिर उसकी अच्छी अप्रोच यूट्यूब वगैरह से या कहीं से भी। एक चौथा अगर मैं रिसोर्स की बात करूं तो जैसे ही एग्जाम पास आया था, जैसे मान लो कि 20-25 दिन बचे थे, तो बैंकिंग वाला की 3 क्लासेज में लेता था यूट्यूब से। जहाँ तक मुझे याद है टाइम उसका 9 बजे शायद क्वांट की आती थी शुभम सर की, और 10 बजे आती थी रीजनिंग की अर्पित सर की, और 11 बजे आती थी अनुभव सर की इंग्लिश की। तो ये क्लासेज में करता था। इन क्लासेज में क्या होता था, यहाँ पे सर क्वेश्चन देते थे और उसका टाइम लिमिट लगाते थे, और सारे जो स्टूडेंट होते थे क्लास में वो सबसे पहले आंसर करने के लिए उसको सॉल्व करते थे, और जो मतलब सबसे पहले आंसर देता था उसका लीडर बोर्ड में नाम आ जाता था। तो उस तरीके से भी प्रैक्टिस की थी 1 महीने लगभग, डेली 1 घंटे अगर क्वांट की बात करूँ तो वो सारे क्वेश्चन। अब इससे जो फायदा हुआ वो ये फायदा हुआ कि एक तो मुझे पता लगने लगा कि कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
दूसरा, इससे मुझे मिक्स क्वेश्चन मिले, यानी कि ये नहीं था कि आज मैं इस टॉपिक की प्रैक्टिस करूंगा, आज इस टॉपिक की। जिस तरीके से एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक क्लास की तो उसमें प्रोबेबिलिटी भी आ गई, सिंप्लीफिकेशन भी आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई, या फिर अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन आ गए, डीआई भी आ गई। तो इस तरीके से मैंने किए थे। अब देखिए चलते हैं अपने, अगर मैं बात करूँ नोट्स की, तो यहाँ पे देखो मेरी अपने एक दो जानने वालों से बात हुई है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं लगभग 2-3 साल से, और उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जिस प्रकार से नोट्स बनाते हैं, जैसे कि एक कोचिंग ले ली उन्होंने कहीं से, वो क्या करते हैं कोचिंग में, जैसे जो क्वेश्चन लिखाया वो क्वेश्चन एज इट इज अपनी कॉपी में नोट करते हैं, उसका आंसर नोट करते हैं, और फिर कभी ऐसे हो गया कि रिवीजन करते हैं तो उन सवालों को हल करते हैं या फिर उनको पढ़ते हैं, जो कि मुझे लगता है सबसे गलत अप्रोच है। देखिए मैं अपने नोट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ, बट नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको मान लो कि मैंने बताया कि जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज के आपने अगर नोट्स बना लिए तो परसेंटेज का पूरा टॉपिक उसमें कवर हो गया, चाहे सवाल यहाँ से आए चाहे ना आए, इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने जो नोट्स बनाए थे वो एक लगभग 10 से 15 पेज के नोट्स थे टोटल। तो मैं उनको रिवाइज ऐसे नहीं करता था कि नोट्स का रिवीजन कर लेता हूँ। नोट्स का रिवीजन मैंने एग्जाम से 1-2 दिन पहले कोई फॉर्मूला वगैरह देख लिए, या जो मैंने लिख रखे थे मैं आपको दिखाऊंगा देखना, तो उनको मतलब रिवाइज करने के लिए किया था। बाकी मैं क्या करता था, जैसे मान लो कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया मॉक में सक्सेसिव परसेंटेज का, तो अपने नोट्स को देखा कि यार इस सवाल से रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो वहां से मुझे इस तरीके से मेरे नोट्स का मैंने रिवीजन किया था। तो नोट्स आपको क्वांट के मतलब बनाने बहुत ही एकदम छोटे से, जिनसे आप अगर रिवीजन करो तो 1 घंटे में सारे आप अपने टॉपिक वगैरह देख लो कि मेन मेन कॉन्सेप्ट ये है, और किसी भी सवाल में अटको तो हर उस सवाल का तरीका उसमें होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने नोट्स पर, तो यहाँ से मैंने शुरू किए थे, ये कवर है, और यहाँ से मैंने नोट्स स्टार्ट किए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर दूं कि मैंने जो है वो अपनी प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से की थी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में मैं इक्वली कंफर्टेबल था, बट एग्जाम के लिए मुझे अपनी हिंदी में ज़्यादा बेटर लगा कि मैं इसमें ज़्यादा स्पीड मेरी ज़्यादा आ रही है, मैं क्वेश्चन को एक बार में हिंदी में समझ लेता हूँ। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हिंदी या इंग्लिश अगर हिंदी में भी हिंदी मीडियम से भी पढ़े हो तो भी आप काफ़ी अच्छा तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए नोट्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के हर उसमें काम आएगा। तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं इन नोट्स की। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप इन नोट्स को कॉपी ना करें, आप जस्ट एक अप्रोच समझ लें कि किस तरीके से अपन शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो कि अपने को काम आएंगे, और उसी हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे स्पीड का कन्वर्जन करना हुआ, जैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीटर पर सेकंड से यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 से। अब इसको भी मैं कुछ एक जगह तो ट्रिक भी लगा लेता था, कई बार क्या होता है क्वेश्चन आते हैं तो अपन वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि 18/5 से करना है। तो जैसे मैंने इसको कैसे याद रखा था कि अगर छोटे में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करना है किलोमीटर से, छोटे में करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो है वो छोटा आ जाएगा, जैसे 5/18। अगर बड़े में करेंगे, मीटर से किलोमीटर में करेंगे, तो ऊपर जो है वो बड़ी संख्या आ जाएगी 18/5। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला मुझे कभी याद करना ही नहीं पड़ा। अगर किलोमीटर में करना है तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, मीटर में छोटे में करना है तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी। अब देखिए एवरेज स्पीड की जरूरत हमें काफी क्वेश्चन में पड़ती है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया था कि यहाँ पे D1 D2 D3 तीन डिस्टेंस दे रखी हूँ, तीन स्पीड D1/S1 D2/S2 D3/S3। तो इस तरीके से अब देखो व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे एवरेज स्पीड का अगर 3 दे रखी हो तो यहाँ पे 3 ये फॉर्मूला हो जाएगा, 3 × S1 × S2 × S3, फिर ये वाला। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे। अब यहाँ पे देखो कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने लिख ली थी, जैसे यहाँ पे रेशियो का अपने आता है कि यहाँ पे पहले रेशियो किसी चीज का ये था, फिर जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ किसी एक किसी बर्तन में मान लो कि दूध और पानी का मिश्रण जो है वो 2:3 है। अब उसमें 2 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाते हैं तो आगे रेशियो ये हो जाता है। तो अपन उसको कैसे हल करेंगे, तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। अब मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ पे दोनों बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर सेम साइन है तो घटा देंगे, अगर ऑपोजिट साइन है तो जोड़ देंगे। तो ये बस रेशियो का एक छोटा सा ट्रिक लिख लिया।
अपन आगे आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हर टॉपिक को कवर करेंगे और बेटर अप्रोच के साथ कि इन फॉर्मूलाज के साथ मैंने कैसे हर टाइप के सवालों को हल करना सीखा था, तो उस पर भी अपन बात करेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे जैसे √2 एंड √3 का मान ये होता है, ये मैंने लिख लिया था क्योंकि कई बार जरूरत पड़ जाती है। और किसी शेप में अगर विकर्ण की बात करें तो कितने होते हैं, इफ़ n जो है वो साइड है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से अगर देखिए मैं अगले अपन बात करूँ तो बोट एंड स्ट्रीम के नोट्स बस मेरे इतने ही थे। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे एस बी है और स्ट्रीम रिवर या करंट जो भी है उसकी स्पीड एस आर है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, अप स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों की स्पीड घट जाएगी, और हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है, अगर मान लो कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो और अपने को बोट एंड रिवर की स्पीड निकालनी हो, तो यहाँ पे बोट की निकालेंगे तो एस डी प्लस यहाँ पे एस यू यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड बटा 2, और यहाँ पे अगर रिवर की निकालेंगे तो माइनस करके बटा 2। तो इस तरीके से। और स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर डिस्टेंस अपने को कई बार क्या है डिस्टेंस को अज्यूम करना पड़ता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर स्पीड दे रखी हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ स्पीड इनटू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ डिस्टेंस, इस तरीके से। और ट्रेन की अगर बात करूँ तो रिलेटिव स्पीड, जैसे ए इधर है बी इधर, दोनों ट्रेन जा रही है, तो यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा अगर दोनों एक ही साइड में जा रही हैं तो। और डिस्टेंस यानी कि लेंथ जो हो जाएगी या डिस्टेंस कितनी दूरी तय करनी है वो दोनों की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। अगर दोनों अपोजिट साइड में चल रही हैं तो यहाँ पे स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी और डिस्टेंस तो दोनों में ऐड ही होनी है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में मुझे कोई नई चीज़ सीखने को मिली तो वो मैं लिख लेता था। जब ट्रेन 1 ट्रेन 2 में बैठे किसी आदमी को क्रॉस करती है तो स्पीड तो ट्रेन 2 की भी ली जाएगी परंतु लेंथ बस ट्रेन 1 की लेंगे। तो इस तरीके से मैंने तैयार किए थे। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक दूसरे को पार करने के बाद दिया गया समय हो, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। परसेंटेज की मैं बात करूँ तो अब परसेंटेज में मैंने नोट्स वो नहीं बनाए थे कि परसेंटेज पर प्लस सेंट, तो यहाँ पे पर का अर्थ होता है प्रति, सेंट का अर्थ होता है 100, प्रति प्लस 100%, वो नहीं, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है अपने को पता है, उसको नोट्स में उतारने का या फिर उसको रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे सक्सेसिव परसेंटेज की मतलब इसके काफ़ी सवाल आते हैं, तो यहाँ पे जैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ए वैल्यू इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन अगेन इंक्रीज बाई 20%, फाइंड ओवरऑल वैल्यू। तो यहाँ पे एक तो ए बी रूल होता है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, जैसे 10 + 20 जो बड़े थे उनको लिखा, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर दूसरा तरीका बात करें तो पहले इसको 10% बढ़ाओ फिर 20% बढ़ाओ और अपना आंसर आ गया। तो ऊपर जो आएगा वो फाइनल वैल्यू होगी, नीचे आएगा वो इनिशियल वैल्यू होगी। इस तरीके से अगर एलिगेशन की बात करूं तो जैसे यहाँ पे क्वालिटी है, मान लो क्वालिटी जो है वो कोई भी उनकी क्वालिटी बताई जाएगी, जैसे इतना वेट है या कुछ भी अगर बताएंगे कि इतना, और यहाँ पे क्वांटिटी मतलब कि नंबर, जैसे कि यहाँ पे 24 क्लास ए में है, 32 क्लास बी में है, तो ऊपर में इसमें क्वालिटी लेंगे, नीचे यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, यहाँ पे क्वालिटी। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का हो गया। यहाँ पे कोई शॉर्टकट अगर मुझे सीखने को मिला तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे MRP CP है, प्रॉफिट कब होता है लॉस कब होता है, तो यहाँ पे यूज दिस फॉर गुड लुकिंग नंबर्स। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं आगे आगे बताऊंगा कि किस तरीके से काम आती थी। यहाँ पे परसेंट, अब जैसे मान लो कि ऐसे आ गया कि प्रॉफिट 20% है, डिस्काउंट 25% है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर ऐसे आ गया कि प्रॉफिट जो है वो 16.67% है, यानी कि गुड लुकिंग नंबर नहीं है, तो अपन उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट 37.5% है, तो अपन उसके लिए फ्रैक्शन यूज करेंगे। अब ये फ्रैक्शन भी मैंने कैसे याद की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यदि मान लो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनको सेल किया जाए, SP यानी कि पहले का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दूसरे का सेलिंग प्राइस, तो जो टोटल लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो मैंने लिख लिए थे। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, और सक्सेसिव डिस्काउंट ये 3 दे रखे हों, तो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका ये अपन रेशियो यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसको कैसे यूज करते हैं वो भी आगे आगे सीखेंगे। ये लिख लिया। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, अगर 2 साल का दे रखा हो तो ये फॉर्मूला है, 3 साल का दे रखा हो तो ये फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट इफ डिफरेंट रेट इज गिवन फॉर डिफरेंट ईयर्स, तो उसको अपन इस तरीके से कर लेंगे। या फिर अगर मैं बात करूँ मेंसुरेशन के, मैंने क्या है
नोट्स बनाए थे, इसको मैंने अलग से भी एक वाइट पेपर पे लिखे थे, तो इनके सिर्फ फॉर्मूला याद करने थे। अब जैसे देख लो, मान लो कि ऐसा एक सवाल आया कि एक कंटेनर में थोड़ा दूध है और उसमें से कितना भी निकाल के पानी मिलाया जाता है, फिर उस प्रक्रिया को 2 या 3 बार, जितनी बार रिपीट किया जाता है। तो उसका मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिख लिया, कितनी बार किया जाता है उतना यहाँ पे रूट में लगा देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एस आई सी आई में मिक्सचर को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो कि 30,000 है वो टोटल अमाउंट है, उसको उसका कुछ पार्ट जो है वो 7.5% एस आई पे दिया गया, कुछ 10% सी आई पे दिया गया 2 साल के लिए, टोटल इंटरेस्ट इतना हुआ। तो अपन क्या करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे, कितना पार्ट एस आई में दिया गया, कितना सी आई में दिया गया। तो इस तरीके से मैंने जो है वो छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लिए थे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट में काम आता है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन चूज करना या टीम बनाने या ग्रुप में काम आता है। इसके फॉर्मूले लिख लिए थे। यहाँ पे स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए मैंने इनके डायरेक्ट वैल्यू लिख ली थी। जैसे कहीं पे आ गया मान लो कि 7 का फैक्टोरियल, तो अपन को ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, सीधा याद होगी 5040 होता है। और यहाँ पे रेशियो ऑफ सी आई एंड एस आई, 2 साल के लिए ये रेशियो होता है, 3 साल के लिए ये होता है। तो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। जैसे मान लो एक बार एक मॉक में मुझे क्वेश्चन मिल गया था कि ऐसे आता है ना कि किसी के पास इतनी मुर्गियां इतनी गायें हैं, टोटल हेड इतने हैं, टोटल फीट इतने हैं। तो अपन यहाँ पे कितनी मुर्गियां हैं कितना क्या है, तो उसका मैंने ट्रिक लिख ली थी। टाइम एंड वर्क का, यदि ए प्लस बी किसी काम को मान लो कि एक्स दिन में करते हैं, ए उसको एक्स प्लस 36 दिन में करता है, बी उसको एक्स प्लस 25 दिन में करता है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। तो उसका ये फॉर्मूला लिख लिया था मैंने। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 इंटू इसका रूट, तो यानी कि 6 × 5, ये आ जाएगा 30। तो इस तरीके से मैंने शॉर्टकट लिख लिए थे। यहाँ पे जैसे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% एक्सपेंस करता है और 20% अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तथा उसका जो एक्सपेंस है वो 10% बढ़ जाता है, तो उसकी सेविंग में कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो उस बारे में भी मैंने लिख लिया था। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे लेट एन इक्वेशन इज, यहाँ पे ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो उसके जो अपन रूट्स निकालेंगे, पी क्यू एंड आर हैं अगर, तो यहाँ पे उनके एड ऑन करने पे माइनस बी अपॉन ए आएगा, और उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करेंगे तो सी अपॉन ए आएगा, और तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी अपॉन ए आएगा। अगर दो क्यूब स्क्वायर तक ही दे रखा हो, सिर्फ ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका सम जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो इस तरीके से बस मेरे नोट्स यहाँ पे खत्म हो गए। तो इस तरीके से आपको जो नोट्स है वो अपने नोट्स बनाने हैं और एकदम प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप उसको आसानी से देख सको। अब अगर मैं बात करूं अगला, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैंने कहाँ से की थी, तो एक दो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्मार्ट कीडा पे फ्री में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले थे। या फिर मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा स्मार्ट कीडा से करो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे कि अगर मॉक की बात करूँ तो मैंने ओलीवोर्ड के भी लगाए हैं, गाइडली के भी लगाए हैं, प्रैक्टिस मॉक के भी लगाए हैं, टेक्स्ट बुक के भी लगाए हैं, स्मार्ट कीडा के भी लगाए हैं। इस तरीके से मॉक्स मैंने लगभग हर प्लेटफॉर्म के मॉक लगाए हैं और काफ़ी सारे लगाए हैं। प्रैक्टिस के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन निकालो, तो एक तो क्या है, आपको हमेशा व्हाइट पेपर का एक रिम परचेस कर लेना। तो आपको व्हाइट पेपर का यूज़ करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो रफ कार्य के लिए मिलेगा वो एक व्हाइट पेपर ही मिलेगा। तो आप अगर उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी मतलब ऐसे लगेगा कि आप तो इस पर तैयारी कर तैयार हो, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा, एक जो मतलब रफ रजिस्टर आता है ना एक ब्लैक सा, वो कभी भी यूज मत करना। अब अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस की, तो या मतलब कि आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब यहाँ पे जाके आपके मार्क्स होंगे। बट उस प्रैक्टिस को करने का भी एक बेटर तरीका होता है, आप पीडीएफ सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फ्री में बहुत सारे अवेलेबल हैं और हर टीचर अपना कंटेंट काफ़ी बेटर दे रहा है, तो उसको अपन यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर बात करें अपन यहाँ पे प्रैक्टिस की, तो ये तो हो गया कि कहाँ से करनी है। आशीष अरोड़ा सर की पीडीएफ भी काफ़ी मतलब अच्छी आती हैं, हर्षल अग्रवाल सर की भी। और प्रैक्टिस के लिए जब प्री मेरा क्लियर हो गया था और मेंस होने वाला था, तो 1 महीने तक मैंने काफ़ी सारे मैराथन लगाए थे, जिसमें मिक्स डीआई वगैरह या सब कुछ करता था। तो इस तरीके से मैंने किए थे। एक सेकेंड,
तो ये तो हो गई प्रैक्टिस के बाद। गाइडली का पीडीएफ बंडल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, उसका कंटेंट प्री और मेंस दोनों का, दोनों एग्जाम के लिए अगर वो हल कर लिया तो मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अब अगर बात करें कि मेन जो क्वांट में अपन स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं जिस प्रैक्टिस से, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बात करूँ, मैंने इस तरीके से 40 तक टेबल लिखे थे, जैसे 40 का है, 39 का, 38 का, 37 का। तो इस तरीके से मैंने सारे टेबल लिखे थे 40 तक, और इनको पहले तो ऐसे मतलब पढ़ पढ़ के याद किया था। अब उसके बाद इसकी मैं प्रैक्टिस कैसे करता था, मतलब आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आप इतने दिन से टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये सब याद कर रहे हो, बट अगर जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लो आपको मैं पूछ लूँ कि 37 × 6 क्या होता है, या फिर कोई पूछ ले आपको 33 × 8 क्या होता है, तो अगर आप काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा सोचने में। बट नहीं, इसकी अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने ऐसे लिखे थे, एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। इस तरीके से मैंने 40 तक स्क्वायर लिखे थे, और 40 से 50 मैंने प्रैक्टिस में मतलब ऐसे तैयार कर लिए थे, जिनसे मुझे हेल्प मिली थी। और यहाँ पे जैसे लिख रखा है, जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर मैं बात करूँ जो अपन चेंज करते हैं उन सबको मैंने लिख लिया था। जैसे 1/6 क्या होता है, तो 16.66 होता है, या 1/9 क्या होता है, 11.11 होता है, 1/11 क्या होता है, 9.09 होता है, तो इस तरीके से। और 30% जो है वो 3/10 होता है, 60% 3/5 होता है, 80% 4/5 होता है। इस तरीके से 1/4% जो होता है वो 1/16 होता है। इस तरीके से मैंने लिखे थे। अगर जो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी यूज आते हैं, जैसे मान लो ये कुछ एक मैंने मल्टीप्लाई लिख लिए थे, जैसे 14 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 210 आता है, 15 को 17 से करने पे ये आता है, 13 को 14 से करने पे ये आता है। तो इस तरीके से मैंने इनको तैयार कर लिया था। इनको मैं रेगुलर पढ़ता रहता था, 5 मिनट 10 मिनट, लगभग 1 डेढ़ महीने पढ़ने के बाद मतलब ये ऐसे हो गए थे कि मुझे याद हो गए हैं। अब जब बारी आती थी प्रैक्टिस की, तो जैसे ये भी मैंने लिखे थे कि यहाँ पे 1² + 1 = 2, 2² + 1 = 5, 3² + 1 = 10। ये जो अपने नंबर सीरीज आती हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, उसमें काफ़ी मदद मिलती है। अगर ये याद हो तो अपन पैटर्न थोड़ा सा आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो 6³ + 1 217 है, 7³ + 1 है वो 344 है, 8³ + 1 है वो 513 है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इनको याद कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम्म, यहाँ पे भी इस तरीके से मैंने लिखे। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो जब प्रैक्टिस करनी होती थी तो मैंने जो है वो यहाँ पे कुछ एक स्मार्ट टिप्स भी यूज की थी, जो हम आगे बात करेंगे। और इनको आपको क्या करना है, लिख लिख के याद करना है। अब अगर लिख लिख के कैसे याद करना है उसमें मैं अगर बात करूँ तो जैसे यहाँ पे अपन कुछ स्मार्ट टिप्स देखते हैं। इनकी जब मैं प्रैक्टिस करता था, ये एक पेज मुझे मिला था तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपने जीके वगैरह या कुछ भी टॉपिक पढ़ लिया, अब आपके पास 5-6 मिनट बचे हैं, बस आप अपना आज का रूटीन बंद करने वाले हो। तो आप टेबल पे बैठे हो, आपको अब उठ के जाना है, तो महज 5 मिनट के लगभग लगेंगे। आप क्या करो, एक पेज लो, उसके ऊपर कैसे भी रैंडमली करके जल्दी जल्दी जितनी स्पीड से लिख पाओ उतने, कोई भी टेबल जैसे दिमाग में कर ली कि मैं 19 की टेबल लिखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो 18 का टेबल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्क्वायर क्यूब भी लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ये देखो क्यूब लिख रखे हैं ये इस लाइन पे। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी लिखता था, स्क्वायर लिख लिए, क्यूब लिख लिए, टेबल्स लिख ली। और अगर इतना टाइम नहीं है, जैसे मैं मान लो 5 मिनट का टाइम है, मैं कहीं जा रहा हूँ, अब ऐसे मन में आ गया कि यार थोड़ा क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं क्या करता था, उनको मन ही मन में गुनगुना लेता था। जैसे टेबल्स गुनगुना लिए, या फिर ऐसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, इस तरीके से। तो काफ़ी मतलब ऐसे हो गया था। अब दूसरा अगर मैं बात करूँ, मैं क्या करता था, जैसे एक वाइट पेपर है मान लो, ये मान लो कि कोई भी एक वाइट पेपर है, इसके ऊपर इस तरीके से अपन काफ़ी सारे एक बना लेना आप। और मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि एक हफ्ते आप इस प्रकार को फॉलो करके देखना, और आपको काफ़ी ऐसे मदद मिलेगी, आपके मार्क्स में भी मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख लिए 17, 16, 22, 8 और 13। और यहाँ पे जैसे मान लो कि लिख लिए 7, 9, 3, 6, और यहाँ पे मान लो कुछ भी जैसे 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे सोचना है कि 16 को 16 को 3
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 48 आएगा, इसमें 48 लिख लिया। जैसे 8 को 4 से करेंगे तो 32 आएगा। यहाँ पे 13 को 7 से करेंगे तो यहाँ पे 91 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन करेंगे तो आपको क्या है, मतलब काफ़ी आपकी टेबल्स इंप्रूव होगी, और आप अगर कहीं कैलकुलेशन में जल्दी से यूज़ करना पड़ा तो आपको पूरी टेबल रिपीट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप है ना 1 मंथ, यहाँ पे 1 मंथ या फिर आप 1 वीक ही करके देख लो। 1 हफ्ते अगर आप करोगे, यहाँ पे 1 वीक अगर आप करके देखोगे तो आपको 1 वीक के बाद आपके मार्क्स कुछ ना कुछ 2-4 नंबर जरूर इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं एक और टिप की बात करूँ जो मैंने यूज़ की थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक एप्लीकेशन सर्च किए थे जिसमें मुझे कुछ एक ढंग से भी मिले। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक जो है, आप प्ले स्टोर पे जाना, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा मैथ वर्कआउट ब्रेन ट्रेनिंग नाम करके। अब वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि छोटी छोटी आप 1-2 मिनट को यूज़ लोगे तो वो आपकी क्वांट को काफ़ी इंप्रूव कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो आपको कहीं 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम मिल गया, इस पे तो 10-10 सेकंड भी आप काफ़ी अच्छे से यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आपने क्या किया, मैथ वर्कआउट ये एप्लीकेशन ओपन किया। अब इसमें इस तरीके से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस है, या फिर मल्टीप्लिकेशंस का है, मिक्स्ड है, मतलब जिसमें सारे आ जाएंगे। और टेबल्स है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को आपको रिवाइज करना है। अरिथमेटिक मेमोरी आपको बढ़ानी है, जैसे कुछ भी नंबर्स को याद करना। और स्क्वायर रूट को जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मान लो आप गए एडिशन वाले में, तो आपको इस तरीके से मिलेगा 6+2, आप 8 पे क्लिक करोगे, आगे आ जाओगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, और इसमें हर सेकंड काउंट होती रहेगी कि आपने कितने सेकंड में आंसर दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब इस तरीके से देखोगे तो जैसे मान लो कि क्यूब रूट या स्क्वायर रूट वाले में अगर आप करोगे तो 361 का 19 होता है। इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे स्क्वायर रूट में आपको कहाँ से कहाँ तक के नंबर लेने हैं, आपको कितने टाइम तक प्रैक्टिस करनी है, या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम का करना है, आप उसको कर सकते हो। और लास्ट में आपको ऐसे आपका हाई स्कोर दिखाएगा कि आपने कितने सेकंड में आंसर दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी क्या थी, करंट टाइम आपका ये आ रहा है, द लास्ट 5 रिजल्ट में आपका ये टाइम रहा है, वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। और दूसरा, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा तो ये भी काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट कर देंगे आपकी क्वांट में। अगर कोई हुई तो अपन आगे आगे हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सारे अपन टॉपिक करेंगे और अच्छी अप्रोच के साथ करेंगे। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बता रहा था आपको कि अगर आपके बेसिक एक बार कवर हो चुके तो आप छोटे छोटे चेंजेस ला के आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ तो आगे के वीडियोज़ के बारे में, तो यहाँ पे आगे के वीडियोज़ में अपन सारे टॉपिक कवर करेंगे, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी तैयारी साथ में करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको देखो, एक जो है वो मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट आया था कि सर मेरी भी इंग्लिश जो है वो काफ़ी ख़राब है, और आपने क्वांट और रीजनिंग के बल पर सिलेक्शन ले लिया, तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंग्लिश मेरी इतनी भी ख़राब नहीं थी कि इंग्लिश को मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हाँ, जैसे मान लो कि मेंस के टाइम पे मुझे लगा कि पैराजम्बल के जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं उसमें परफेक्ट हो सकूँ। बट अगर पैराजम्बल के आते हैं या मेरे गलत होते हैं तो मैं अपनी क्वांट और रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँगा कि 1-2 अगर मेरे नंबर कहीं से भी घटते हैं तो मैं इसमें मैक्सिमम अपना लाने का ट्राई करूँगा। तो इस तरीके से जस्ट मैं कह रहा था। बाकी आपको हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देना होगा, और हर सब्जेक्ट अगर तैयार होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे कुछ, अगर कोई ऐसी बात रह गई हो तो आगे के वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इनको स्कैन करके, और इनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और तो इस वीडियो में इतना ही। तो पढ़ते नहीं, अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बाकी अगले वीडियो में या कुछ एक दो वीडियो में अपन टॉपिक शुरू कर देंगे अपने एक एक करके। तो चलो, गुड बाय। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना, क्योंकि अभी अपन जो है वो स्टार्टिंग फेज में है, तो आपके रिस्पॉन्स की काफ़ी ज़रूरत रहती है। कोई अगर सुधार हुआ तो ज़रूर वो अपन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय बाय।